चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो इंटरनल एनर्जी। ठीक है, जिसको डिनोट हम यू से करते हैं या कई बार ई से भी कर देते हैं। ठीक है, कई बुक्स में यू से होता है, कई में ई से होता है। ठीक है, सब बच्चे ध्यान दो इधर। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, मुझे एक बात बता दो, तुम क्या समझ रहे हो इंटरनल एनर्जी से? तुम एक बार मुझे बता दो इंटरनल एनर्जी से तुम क्या समझते हो, मतलब सोच के देखो इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तुम बताओ क्या हो सकता है, मतलब अपना देसी भाषा में बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। देसी भाषा में मुझे बता दो इंटरनल एनर्जी क्या होता है। अंदर की एनर्जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब कि मेरे अंदर जो जो एनर्जी है वो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, मतलब इंटरनल एनर्जी क्या होगा, किसी भी बॉडी की एनर्जी। ठीक है, जो वो पोजेस करता है उसको हम इंटरनल एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है, एक बात का ध्यान रखना, उसकी एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि वो कोई एक्सटर्नल फील्ड में नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो, मतलब अभी समझाता हूं। मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी कुछ एनर्जी है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पास कुछ अंदर एनर्जी है जिस वजह से मैं तुम्हें पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ बोर्ड पर लिख पा रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ एनर्जी है। ठीक है, मान लो अब मेरे पीछे यहाँ से आया एक कुत्ता आया। ठीक है, मेरे पीछे पड़ गया, तो भाई अब मुझे क्या करना है, भागना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मैं भागूंगा, ध्यान दो, जब मैं भागूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, मेरे अंदर और एनर्जी आएगी। समझ रहे हो, मतलब ये क्या हो गया, जब मेरे पीछे कुत्ता पड़ा या शेर पड़ गया और मैं और तेज भागूंगा, मतलब मुझे भी नहीं पता मेरे अंदर कहां से एनर्जी आ जाएगी। समझ रहे हो ना, तब तो बस ये होगा कि जान बचाओ जान बचाओ जान बचाओ। ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, उस टाइम पर मेरा क्या हो गया, जो मेरा कुत्ता पड़ा या शेर पड़ा, जो भी पड़ा मेरे पीछे, उस टाइम पर मेरा क्या होगा, मेरे पीछे एक्सटर्नल फील्ड आ गई। ठीक है, जिसकी वजह से मेरा क्या हो गया, जो एनर्जी है वो मेरी एनर्जी नहीं रही, वो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से एनर्जी इंड्यूस हो गई। समझ रहे हो, तो इंटरनल एनर्जी मतलब क्या हो गया, जब भी मैं इंटरनल एनर्जी मेजर करता हूं किसी की, तो मेरा क्या होना चाहिए, मैं एक्सटर्नल फील्ड में नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो इतनी बात समझ रहे हो, तो लिख लो डेफिनेशन। एक्सटर्नल इंटरनल एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ सिस्टम इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड। समझ रहे हो, एक्सटर्नल फील्ड मतलब क्या हो गया, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होनी चाहिए या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मतलब कोई भी फील्ड नहीं होनी चाहिए। अभी ना समझ लेना कि यहाँ पर कुत्ता पढ़वाना है, मैं नॉर्मल एग्जांपल दे रहा था। वैसे अगर हम कोई भी सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं तो वो सारे मतलब जो एक्सटर्नल फील्ड है ना, मोह माया से दूर होना चाहिए, मतलब वो आइसोलेटेड रहना चाहिए। इनडायरेक्टली आइसोलेटेड बोल सकता हूँ। ठीक है, मतलब मैं बोल सकता हूँ इन आइसोलेटेड स्टेट। ठीक है, सीधा मैं आइसोलेटेड स्टेट बोल देता हूँ। आइसोलेटेड का मतलब क्या हो गया, वो किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं है। ठीक है, उसी का मतलब क्या हो गया, वो किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं है। बोलो इतनी बात समझ गए, बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ गए। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पास कौन कौन से टाइप की एनर्जी हो सकती है, नाम बताओ मुझे। एक बार मुझे बता दो मेरे अंदर कौन कौन से टाइप की एनर्जी है, बताओ कौन कौन सी है। मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, मैं भाग सकता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, मतलब काफी सारी टाइप की एनर्जी है, काफी सारी। ठीक है, मतलब मेरे को पता भी नहीं होगा उनके नाम, जो जो मेरे अंदर एनर्जी है मुझे भी नहीं पता होगा। ठीक है, आज तो मैं नाम भी नहीं पता होगा। तो इंटरनल एनर्जी मेरी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी जो है, जिसको मैं यू से भी डिफाइन कर सकता हूँ, ई से भी। ठीक है, तो मैं ई यूज कर लूंगा, क्यों, क्योंकि तुम यू और वी में ना कंफ्यूज हो जाते हो। समझ रहे हो, मतलब कि मैं यू, वैसे हम जनरली बुक्स में यू ही दिखेगा तुम्हें। ठीक है, लेकिन मैं यू अभी इसलिए यूज नहीं करूंगा, तुम कई बार यू और वी में ना कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए हम इसको ई से डिनोट कर देंगे। ठीक है, बाकी हम जनरली बुक्स में तुम्हें यू ही मिलेगा। ठीक है, बाकी ई भी गलत नहीं है, इतनी बात समझ रहे हो। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, मेरी जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, के मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी होगी, मतलब कि बहुत सारे टाइप की एनर्जी, मतलब हमें इतना नाम भी नहीं पता, वगैरह 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 वगैरह। बोलो समझ रहे हो, मतलब कि ये मेरी सारी एनर्जीज को मैं सम कर दूं ना, सारी एनर्जीज का सम, वही मेरी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास एक छोटू सा इतनू सा बॉक्स है, बॉक्स में बॉडी है। ठीक है, और मेरे पास इतनी बड़ी बॉडी है। अब मुझे बताओ इंटरनल एनर्जी इसकी ज्यादा होगी या इसकी होगी, इतना आंसर दे दो। इंटरनल एनर्जी छोटी बॉडी की ज्यादा होगी, बड़े की, या मतलब छोटा सिस्टम या बड़ा सिस्टम, किसकी बड़ी होगी, सोच के देखो, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है भाई, कॉमन सेंस वाली बात है। एनर्जी ज्यादा किसके पास होगी, बड़े के पास, ऑब्वियस सी बात है। मतलब कोई जो बड़ी बॉडी है उसके पास ज्यादा एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी है, मतलब कि उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी। तो मतलब क्या हो गया, अगर मेरी बड़ी के पास ज्यादा है, छोटी के पास कम है, मतलब क्या होगा, जैसे जैसे मैं साइज बढ़ा रहा हूँ मेरी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। अब मुझे बताओ, अगर मेरी
साइज पर या मास पर या अमाउंट पर मेरी इंटरनल एनर्जी डिपेंड कर रही है, तो अब तुम मुझे बता दो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव, बोलो कैसी प्रॉपर्टी हुई? एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? मैंने पिछले लेक्चर भेजे थे उसमें पढ़ा था तुमने, एक्सटेंसिव। बहुत बढ़िया। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो मास पर डिपेंड करती है अमाउंट पर। तो यहाँ पर तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, अगर मेरी छोटी बॉडी होगी, छोटी बॉडी लगा लो, या मान लो कि मैंने छोटे दो सिस्टम लिए और छोटे छोटे 10 सिस्टम ले लिए, तो ऑब्वियस सी बात है 10 सिस्टम है, जितना अमाउंट ज्यादा हो गया उनकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, मतलब एक तरह से लगा लो मैंने एक सेल लिया, ठीक है, एक सेल है, उसकी एनर्जी, अब मैंने 10 सेल लगा दिए, तो बताओ किसकी ज्यादा एनर्जी होगी? 10 सेल की होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरी एनर्जी जो है वो अमाउंट पर डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरी जो ये है कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बोलो समझे नहीं समझे? कैसी प्रॉपर्टी है ये? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बोलो समझ गए? बोलो बोलो। अब ध्यान देना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? अब एक बात बताओ, मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ से पूछ के यहाँ आ गया, ठीक है, मैं अब यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर मेरा कुछ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर होंगे। मैंने तुम्हें बताया था मेरे वेरिएबल्स जनरली जो हमें पढ़ने हैं वो यही पढ़ने हैं, ठीक है? मतलब मेरे को गैस मान के चलो, ये ना मान के चलो कि यहाँ पर सर खड़े हैं, ठीक है, गैस मान के चलो, ठीक है, मेरा कुछ यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर होगा, ठीक है? जब मैं यहाँ चला जाऊंगा मेरा यहाँ पर भी कुछ होगा, बोलो हाँ या ना? होगा। अब तुम मुझे एक बात बताओ, मेरी जो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं यहाँ पर पहुंच गया, सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम यहाँ से यहाँ गए हो, ऐसे गए हो, ऐसे गए हो, ऐसे गए हो, ऐसे गए हो, कैसे भी गए हो, सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी इंटरनल एनर्जी बस जहां पर मैं खड़ा हूं उस पर डिपेंड करेगी। बोलो समझ रहे हो? मतलब क्या हो गया, वो खाली उसकी स्टेट पर डिपेंड कर रही है। अगर वो उसके स्टेट पर डिपेंड कर रही है, पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो कैसा फंक्शन हो गया? जल्दी बता दो। अगर वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, स्टेट पर कर रहा है, कैसा फंक्शन हो गया? स्टेट फंक्शन। बोलो कैसा फंक्शन हो गया? स्टेट फंक्शन। बोलो समझ रहे हो? स्टेट फंक्शन पता क्या होता है? बोलो, मैंने अच्छे से समझाया था स्टेट फंक्शन के बारे में, एग्जांपल्स भी लिखवाए थे, उसमें एक एग्जांपल इंटरनल एनर्जी भी था, ठीक है? समझ रहे हो? ठीक है, समझ गए सब इतना? बोलो हाँ या ना? अब मुझे एक बात बता दो, मैंने स्टेट फंक्शन की एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, स्टेट फंक्शन की एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि मैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकता। मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, मुझे नहीं पता मेरी इंटरनल एनर्जी कितनी है, दिख ही रहा है तुम्हें, तुम इतनी सारी एनर्जी निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, तुम्हें पता ही नहीं मेरे अंदर कौन कौन सी है, तो कैसे निकालोगे? मतलब क्या हो गया, मैं जो U1 है ना ये भी नहीं निकाल सकता, जो मेरी U2 है ये भी नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं डेल्टा U निकाल सकता हूँ। बताया था मैंने स्टेट फंक्शन की प्रॉपर्टी में, स्टेट फंक्शन की प्रॉपर्टी में क्या बताया था, मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं उनकी क्या निकाल सकता हूँ? चेंज मैं निकाल सकता हूँ। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा है सर चेंज कैसे निकालेंगे? सर हम कैसे निकालेंगे, मैं जब एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता, आइए बताता हूँ, ठीक है? मान लो एक मेरा सिस्टम है, बॉडी है, ठीक है, मान लो मैं बॉडी हूँ, ठीक है, मैं बॉडी हूँ, मेरे पास 50 किलो जूल हीट है, ठीक है, मेरे पास 50 किलो जूल हीट है, ठीक है, ध्यान से सुनना, मेरे पास 50 किलो जूल हीट है, मैं जब पहले यहाँ खड़ा हूँ, मुझे नहीं पता मेरी इंटरनल एनर्जी कितनी है, मान लो U1 है, ठीक है, मान लो मेरी U1 है इंटरनल एनर्जी, ठीक है, अब मान लो मेरे पास 50 किलो जूल एनर्जी आई, अब मेरे पास क्या आ गई? एनर्जी आ गई, ठीक है, अगर मेरे पास एनर्जी आ गई तो मेरी U1 से कैसे स्टेट चेंज हो चुकी होगी? U2 में। बोलो हाँ या ना? ठीक है, मतलब क्या हो गया ना, मुझे ये पता है, अब मेरी फाइनल कितना ये भी नहीं पता, लेकिन मुझे पता है मेरा चेंज कितने से हुआ है, कितने से हुआ होगा? बोलो कितने से चेंज हुआ होगा? कितने से चेंज हुआ होगा बताओ जल्दी बोलो। 50 से, ऑब्वियस सी बात है। अगर मेरे को अपनी इनिशियल कुछ नहीं पता, मेरे को बाहर से 50 किलो जूल एनर्जी आ गई और मैंने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो मेरी किलो कितनी चेंज हो गई? 50 से। तो मतलब मेरे को डेल्टा यू तो पता चल गया ना, ना ये पता था ना ये पता था, लेकिन ये मेरे को पता है। बोलो समझे नहीं समझे? बोलो समझ गए? तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं अगर ये स्टेट फंक्शन है तो मैं इसको कैसे दिखा सकता हूँ? ध्यान से बताना मुझे, तो मैं इसको लिख कैसे सकता हूँ? तुम्हें बताया था मैंने स्टेट फंक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है, अच्छे से पता है। मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा U इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। बोलो समझे नहीं समझे? बोलो समझ गए? ठीक है, समझ गए? अब मुझे एक बात बता दो, अगर मेरा डेल्टा U ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है, अगर डेल्टा U ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? मतलब क्या हो गया बताओ? इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है सिस्टम की? बढ़ रही है, ऑब्वियस सी बात है। अगर डेल्टा U ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। बेटा सब नोट करते हैं ना साथ साथ, ठीक है? इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस, ठीक है? अगर यही मेरी डेल्टा U लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है, डेल्टा U लेस देन 0 आ रहा है,
तो मतलब क्या होगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। थोड़ा समझे नहीं समझे? अब एक बात बताओ, मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं कूद के यहाँ चला गया, ठीक है, यहाँ कूद के चला गया, इसका मतलब क्या हो गया, मैंने कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी वेस्ट की होगी। जब मैं कूदा तो मैंने एनर्जी यूज की, अगर यूज की तो मेरी एनर्जी में क्या होगा, कमी आई होगी। अगर कमी आएगी तो मतलब मेरी एनर्जी डिक्रीज हुई तो इसका मतलब क्या हो गया, वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, लेस देन 0। ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर मान लो बाहर से मेरे पास सूरज मेरे को एनर्जी दे रहा है, ठीक है, मैं जादू बन गया, ठीक है, कोई मिल गया वाला, ठीक है, मुझे एनर्जी दे रहा है, ठीक है, तो अगर मैं एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ तो मेरी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो मेरा क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी सिस्टम इंक्रीजेस, तो मेरा डेल्टा यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। बोलो समझ गए, बोलो समझ गए, इतनी बात समझ गए सब, जल्दी बोलो, सब समझ गए, ठीक है, समझ गए। चलो अगली बात है बेटा, थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन आने वाले, तो थोड़ा सा मेरे साथ चलते रहना, ठीक है, सारी बातें समझाऊंगा। थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इजी सा है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब कि बस तुम्हें एक चीज को समझना है कि ऐसे करते हैं, उसके बाद वो चीज समझ आ गई तो तुम कर लोगे, ठीक है। किसी को एग्जैक्ट डिफरेंशियल निकालने आते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल, किसी को पता है पार्शियल डिफरेंशियल क्या होता है, हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया है पार्शियल डिफरेंशियल क्या होता है, किसी को पता है, कितनों को पता है, कितनों को नहीं पता, ये बता दो, कितनों को पता है पार्शियल डिफरेंशियल क्या होता है, पता है, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशियल सबको आइडिया है ना, फिर तो भाई काम हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। तो हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, तो हेडिंग क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, मतलब कि अब हम इंटरनल एनर्जी को निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। पहले हमें एक प्रॉपर्टी सीखनी है पार्शियल डिफरेंशियल की, ठीक है, वो क्या है, सिंपल सी है, ध्यान से सुनो। मान लो अगर मेरा a है जो, वो मेरा फंक्शन ऑफ दो का फंक्शन है x और y, ध्यान से सुनना। अगर मेरा एक a है वो x और y का फंक्शन है, तो तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं जब भी डेरिवेटिव लेता हूं तो एक को कांस्टेंट करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, ग्राफ में भी तुम पढ़ते हो, यही करते हैं ना, एक को कांस्टेंट करते हैं और फिर दूसरे को बनाते हैं, यही करते हैं। तो यहाँ पर भी यही कंसेप्ट चलता है। तो इसको लिखते कैसे, ध्यान से सुनना। मेरा जो डिफरेंशियल ऑफ a होगा, ध्यान से सुनना, ठीक, जो डिफरेंशियल ऑफ a होगा वो मैं कैसे लिखूंगा, ये मेरा पार्शियल का सिंबल होता है, ठीक है, ऐसे पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू, पहले मैं मान लो x ले रहा हूं, अगर x के रिस्पेक्ट में लिया तो मेरा क्या हो जाएगा, दूसरा कांस्टेंट हो जाएगा, समझ रहे, कांस्टेंट को हम यहां लिखते हैं पैर में, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो और इनटू यहां पर मेरा क्या आ जाएगा, सिंपल वाला dx, बोलो समझ गए। अब ऐसे ही अब मैं क्या करूंगा, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू y, कीपिंग किसको कांस्टेंट x, और यहां पर क्या आएगा बताओ, क्या आएगा यहाँ पर dy, समझ रहे हो। ये मेरा पार्शियल वाला d है, ये मेरा नॉर्मल वाला d है, ये भी मेरा नॉर्मल वाला d है। बोलो ये वाली बात समझ गए सब। मतलब कि अगर किसी को नहीं भी पता तो ऐसे करते हैं, बस एक प्रोसेस है, अगर तुमने देख लिया तो समझ जाओगे, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अगर तुम ये वाली बात सब समझ गए हो तो बस तुम्हारा काम हो चुका है। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मेरी जो इंटरनल एनर्जी है ना, ठीक है, जो मेरी इंटरनल एनर्जी है, ध्यान से सुनना, जो मेरी इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन है वॉल्यूम का और टेम्परेचर का। अगर मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, क्या तुम du को लिख सकते हो जैसे मैंने इसको लिखा है? अगर लिख सकते हो तो फटाफट लिख दो, एक बार लिख सकते हो लिखो, ठीक है, फटाफट लिख दो, एक बार फटाफट लिख दो इसको, जैसे ऊपर लिखा है ना, जैसे xy की जगह v और t हो गया, और बेटा मैं u हटा के e कर रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें वही भूल, तुम दिक्कत कर जाओगे उसमें, ठीक है, बात एक ही है, मैं बस e से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, मतलब मैंने सिंबल बदल दिया बस, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से सुनो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो मेरा de होगा वो क्या हो जाएगा, del e by del v at constant t into dv plus del e by del t at constant v into dt। सबने लिख लिया, बोलो हाँ या ना, सबने लिख लिया, सबने कर लिया ना, किसी को दिक्कत तो नहीं, किसी को दिक्कत तो नहीं है, जल्दी बता दो, ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट क्या है, एक बात बता दो, सबको आइडियल गैस के बारे में पता है ना, आइडियल गैस क्या होती है, ठीक है, क्योंकि बाकी हमारे जो मतलब जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही है, नए बैच वालों को पता है आइडियल गैस क्या होती है, पता है आइडियल गैस क्या होती है, ठीक है, बस इतना ध्यान रख लो, ठीक है, वो गैसियस स्टेट में तुम पढ़ोगे, ठीक है, सिंपल सी चीज है। आइडियल गैस वो गैस होती है जो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करती है, ये तुमने मोल कंसेप्ट में इक्वेशन तो यूज की होगी, ठीक है, मतलब आइडियल गैस मतलब जो पीवी इक्वल टू एनआरटी है, ठीक है। जो रियल गैस है, एक आइडियल गैस होती है, एक रियल गैस,
जो रियल गैस है वो इसको फॉलो नहीं करती, ठीक है। मतलब कि मैं अगर आइडियल गैस बोलूंगा तो मैं इस इक्वेशन को लगा सकता हूँ। अगर मैं रियल गैस बोल रहा हूँ या वंडरवॉल गैस और रियल गैस एक ही बात है, तो मैं ये इक्वेशन को नहीं लगा सकता। इतनी बात तो क्लियर है ना, ठीक है। बताओ साहब एच वालों, बता दो एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं? इतनी बात तो समझ रहे हो ना। P इक्वल टू NRT लगा सकता हूँ जिनके लिए वो आइडियल होती है, जिनके लिए नहीं लगा सकता वो नॉन आइडियल बोल लो या रियल बोल लो या वंडरवॉल बोल लो, ठीक है। समझ रहे हो? मतलब कि ये तो मेरा आइडियल के लिए हो गया, और अगर ये नहीं लगा पाऊं तो वो मेरी कैसी गैस हो जाएगी, उसको मैं रियल भी बोल सकता हूँ, नॉन आइडियल भी बोल सकता हूँ, अलग अलग नाम है और कुछ नहीं है, ठीक है। उसको मैं वंडरवॉल भी बोल सकता हूँ, ठीक है, वंडरवॉल। जब तुम गैसियस स्टेट पढ़ोगे तो वहां पर तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है, आइडियल गैस, रियल गैस या वंडरवॉल गैस। बोलो इतनी बात समझ गए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? बताओ आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना, हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, ध्यान से सुनो, हमने एक्सपेरिमेंटली देखा आइडियल गैस के लिए, ध्यान से सुनना, हमने एक्सपेरिमेंटली देखा आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर। समझ रहे हो? मतलब आइडियल गैस के लिए वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। अगर वो खाली टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, तुम खुद बताओ इसका मतलब क्या हो गया? उसमें आइडियल गैस के केस में मेरी जो ये टर्म होती है ना, ये वाली टर्म आइडियल गैस के केस में, ठीक है, तो मैं यहाँ से दो केस बना देता हूँ। एक मेरा हो जाएगा आइडियल केस, आइडियल गैस के लिए, और एक मेरा हो जाएगा वंडरवॉल गैस के लिए, ठीक है। एक मेरा किसके लिए हो जाएगा? वंडरवॉल गैस के लिए। समझ रहे हो? वंडरवॉल गैस मतलब नॉन आइडियल गैस, ठीक है। आइडियल गैस का मतलब क्या हो गया? जो उस इक्वेशन को फॉलो करे, ठीक है। समझ रहे हो? मतलब देखो, आइडियल गैस के लिए हमने क्या देखा? आइडियल गैस के लिए हमने ये चीज देखी कि इस केस में मेरी डेल ई बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई, ध्यान से बताओ, अगर ये 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। बोलो सब समझ रहे हो? अगर ये वाली टर्म 0 हो गई तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये पूरी। अगर ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो ये मेरा क्या बन जाएगा? del E इज इक्वल टू del E बाय del T एट कांस्टेंट V इनटू dt। बोलो हाँ या ना? कितनी बात समझ रहे हो? बोलो समझ रहे हो? और वंडरवॉल गैस के केस में इसकी वैल्यू, वंडरवॉल गैस के केस में del E बाय del V एट कांस्टेंट T, इसकी वैल्यू होती है an स्क्वायर बाय v स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है? an स्क्वायर बाय v स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, जिन्होंने अभी गैसियस नहीं पढ़ा बेटा, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, पारस, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से आया, ठीक है। बाकी में जो एंड में तुम्हें फॉर्मूला बताऊंगा, तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। एंड में तुम्हारा फॉर्मूला ही काम आएगा। ये तो मैं तुम्हारे अंदर जो साइंटिस्ट होता है ना, सोचता ही आया कहां से, तो इसलिए मैं तुम्हें सारी प्रोसेस बता रहा हूँ कहां से आया, ठीक है। एंड में तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, ये तो एक बार तुम्हें पता होता है ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल रहता है कि हमें पता है कैसे हुआ है, ठीक है। वंडरवॉल गैस के लिए वैल्यू ये होती है, ठीक है। और जिन्होंने गैसियस स्टेट नहीं पढ़ा, टेंशन ना लो, an स्क्वायर बाय v स्क्वायर में a मेरा एक कांस्टेंट होता है, n मेरे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं और v वॉल्यूम होती है, ठीक है। a मेरा एक कांस्टेंट है, n मेरे नंबर ऑफ मोल्स है और v वॉल्यूम है। इन दोनों के बारे में तुम्हें वैसे भी पता है, a बस एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू ये हो गई तो मैं ऐसे लिख सकता हूं del E इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं? del E बाय del v की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? an स्क्वायर बाय v स्क्वायर, ठीक है, इनटू dv प्लस यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? del E बाय del t एट कांस्टेंट v इनटू dt। बोलो इतनी बात समझ गए सर? इतनी बात समझ गए? जल्दी बोलो, बोलो समझ गए इतनी बात? ठीक है, बोलो हाँ या ना, फटाफट बोलो, समझ गए इतनी बात? ठीक है। अब ठीक है, अब ध्यान देना, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने जो ये del E बाय del t है ना, del E बाय del t एट कांस्टेंट v, इसको ही हम cv बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हमने del E बाय del t की वैल्यू निकाली ना, वो मेरी cv के बराबर आ रही थी, ठीक है, तो वो मेरा cv होता है। तो इसको मार्क कर लो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा जो del E बाय del t एट कांस्टेंट v होता है वो मेरे cv के इक्वल होता है। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी तक हम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बहुत बार यूज होगा, तो इसको अच्छे से लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। तो अगर इसको मैं cv लिख सकता हूं तो मैं क्या बन जाएगा मेरा? cv dt। बोलो हाँ या ना? cv dt बन जाएगा, बोलो बोलो। तो मैं डी क्या बन गया? cv dt। बोलो इतनी बात समझ रहे हो? ठीक है, समझ गए? हाँ, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यही बोलते थे हम इसको, ठीक है। मोलर हीट बेटा, मोलर हीट, ठीक है, स्पेसिफिक हीट की मोलर हीट, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं उसको, ठीक है। पिछले लेक्चर में तुमने देखा होगा,
ठीक है, यहाँ तक सबने नोट कर लिया? एक बार बता दो, अगर नोट नहीं किया तो साथ साथ करते रहो वरना तुम भूल जाओगे। ठीक है, तो इसको कोशिश करो साथ साथ नोट भी करते रहो। ठीक है, जिसने नहीं किया फटाफट नोट कर लो। ठीक है, फटाफट नोट कर लो इसको जिसने नहीं किया, फिर मैं आगे कंटिन्यू करवाता हूँ, रब करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, ध्यान से सुनना। यहां तक सबको क्लियर हो गया? मेरा डी क्या बन गया? सीवीडीटी बन गया। देखो कहां से स्टार्ट हुए थे कहां पहुंच गए। ठीक है, ये किसके लिए? आइडियल गैस के लिए, और हमें आइडियल गैस के लिए पढ़ना है ज्यादातर। ठीक है, हमारा जो 99.9% क्वेश्चन आएगा वो इसी पे आएगा। ठीक है, 99.99 कर लो। ठीक है, मतलब कि हमारे लगभग क्वेश्चन इसी पे आते हैं, हमें इसी पे फोकस करना है। इस पर मैं हल्का सा बता दूंगा बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर मैं एन मोल्स के लिए बात करूं, फॉर एन मोल्स, एन मोल्स, तो ये मेरा डी किसके इक्वल हो जाएगा? एन सीवी डी टी। बोलो हाँ या ना, बोलो, समझ रहे हो? बोलो। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हो? अगर एन मोल्स की बात करूंगा तो मेरा एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, ठीक है, ये तो इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, ठीक है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे बता दो, अगर मैं डी का इंटीग्रेट करता हूं तो क्या मिलेगा? मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में सिखाया था, अगर मैं किसी स्टेट फंक्शन का इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या मिलता है? जल्दी बता दो क्या मिलेगा, जल्दी बोलो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा डेल्टा ई। याद करो, या मैं इसको डेल्टा यू भी लिख देता हूं। ठीक है, क्योंकि बुक्स में यू है ना, तो तुम्हें यू देखने की आदत पड़नी चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं डेल्टा यू बोलूं, एक ही बात है। ठीक है, तो ये मेरा यू। ठीक है, ये अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं स्टेट फंक्शन में तो मेरा ये बनता है। याद करना, अपने नोट्स में देखना। ठीक है, अब एक बात बताओ। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे दो केस बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर दो केस में बना देता हूँ। ठीक है, मैं इसको नीचे वाले को रब कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं सीधा दो केस ही बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे दो केस बनेंगे। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन तो वही आएगा। ठीक है, अब अगर मान लो सीवी और एन कांस्टेंट है तो मैं उसको बाहर ला सकता हूँ। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो एन सीवी इंटीग्रेशन ऑफ डीटी बन जाएगा। बोलो, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? एन सीवी इंटू डेल्टा टी। बोलो समझ रहे हो? तो मेरा डेल्टा ई किसके इक्वल हो गया? एन सीवी डेल्टा टी। समझ रहे हो? डेल्टा टी बोल रहा है टी टू माइनस टी वन, एक ही बात है। ठीक है, इसको मैं एन सीवी टी टू माइनस टी वन भी बोल सकता हूँ। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया, जो तुम्हारा द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं, मतलब द मोस्ट बोल रहा हूं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो इतनी बात समझ रहे हो? बोलो, यही वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला तो बहुत कम यूज होगा। ठीक है, 90 इसी में अगर 99.999% ये यूज होगा, 0.010001% ये वाला होगा जो भी मैं बताने वाला हूं। ठीक है, गैसेस के केस में। ठीक है, आइडियल गैस के केस में। ठीक है, अब एक देखो, ऐसा भी हो सकता है ना, मेरा जो सीवी हो वो डीटी पर डिपेंड कर रहा है, मतलब टेम्परेचर का फंक्शन हो, ऐसा हो सकता है। समझ रहे हो? मतलब इस फंक्शन का मतलब क्या हो गया? ऐसा हो सकता है सीवी की वैल्यू कुछ ऐसी हो, मतलब कि टी स्क्वायर बाय 5 ऐसे हो, आर्बिट्रेरी दे रहा हूं। ठीक है, मतलब कि वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। अगर वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है तो तुम्हें अच्छे से पता है, अगर वो किसी चीज, ये पहले ही मेरा फंक्शन डीटी है और सीवी भी टी पर डिपेंड कर रहा है, तो मुझे इसे इंटीग्रेशन में लेना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, आप ध्यान दो, मेरी बात सुनो। अब एक बात बताओ, ये वाली बात समझिए कि ऐसा हो सकता है जो मेरा सीवी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा हो। ठीक है, अगर सीवी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा होगा तो उसे भी इंटीग्रेशन में लेना पड़ेगा। इतनी बात तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर डेल्टा टी वाली टर्म ही, अगर डेल्टा टी वाली टर्म ही आ गई, अगर मेरा सीवी भी टी पर डिपेंड कर रहा है तो उसे इंटीग्रेशन में लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसे इंटीग्रेशन में लेना पड़ेगा तो ये मेरा इसका इंटीग्रेशन तो अभी भी डेल ही आएगा। ठीक है, डेल्टा ई, वो क्या बन जाएगा? एन, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सीवी डीटी। ठीक है, वो डिपेंड करेगा वो सीवी की क्या वैल्यू दे रहा है। ठीक है, जैसे मैंने ये दे दी, वो कुछ भी दे सकता है, तो यहाँ पर बस मेरा इंटीग्रेशन बन जाएगा T1 से T। ठीक है, ये बहुत रेयर यूज होगा गैस के केस में, ये जनरली हम सॉलिड्स के केस में यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि सॉलिड्स के ही केस में सीवी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, गैस के केस में सीवी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ ये 99.99% हमारा ये फॉर्मूला यूज होना है, तो इसको याद रखना। ठीक है, बाकी ये भी यूज हो सकता है, कोई वो नहीं है, लेकिन ये वाला ही हुआ। ठीक है, जनरली। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट, बोलो फटाफट नोट कर लो, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नोट करो फटाफट। कर लिया? बहुत बढ़िया, टाइम से कर लिया। ठीक है, जल्दी करो।
कर लिया डन सबने? ठीक है, जिन्होंने कर लिया है मैं उनको एक टास्क देता हूँ। ठीक है, जिन्होंने कर लिया उनको टास्क देता हूँ, एक इंटीग्रेशन सोल्व करना है। सिंपल सा है, इतना तुम्हें बेसिक्स करवा ही रखते हैं इंटीग्रेशन के। ठीक है, तो उस इंटीग्रेशन को तुम्हें सोल्व करना है। बेसिक है, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने ये चीज लिखी है, जैसे हमने वहां पर इंटीग्रेट किया यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, एक बार हम इसका इंटीग्रेशन भी करके देख लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम पेपर में आ सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, ठीक है, सारा इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, डेली। बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ रहे हो? दिख रहा है ना सबको, ये मेरा डेली बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन। यहाँ पर जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरा क्या होगा, an स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dv बाय v स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझ रहे हो? ठीक है, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तुम बता दो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बोलो, क्या नाम होता है इसका, डेल v बाय डेल t एट कांस्टेंट v का। जल्दी बोलो क्या होता है, क्या होता है, cv। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, cv इनटू डेल्टा। ठीक है, अब मुझे एक बात बता दो, an स्क्वायर डेल v बाय v स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, फ्रॉम v1 टू v2 कर लो, t1 से t2। मुझे बता दो डेल v बाय v स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, इतना तुमने सीख रखा है, बताना क्या इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन बता दो इसका क्या होगा, डेल 1 बाय v स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सबको आता है, जल्दी बता दो, आता है सबको, क्या होगा, क्या होगा, -1/v होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, कैसे करना है देखो, अगर मेरा dx बाय x स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मुझे कुछ नहीं, x की पावर ये इंटीग्रेशन, तो मेरा क्या बन जाएगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो मेरा क्या बन जाएगा, x की पावर -1 बाय -1, तो मेरा आंसर क्या आ गया, -1/x। बोलो समझ गए, जिसको नहीं भी आता था। ठीक है, -1/x आएगा। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, -1/x, x बोल रहा हूँ सॉरी, ठीक है, v फ्रॉम v1 से v2 प्लस cv, ठीक है, dt इंटीग्रल ऑफ dt फ्रॉम t1 से t2। बोलो इतनी बात समझ रहे हो, बोलो इतनी बात समझ रहे हो? ठीक है, यहाँ पर भी हम n मोल्स के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी n कर लो। ठीक है, समझ रहे हो ना, क्योंकि n मोल्स की बात हो रही है, यहाँ पर n लिए तो यहाँ पर भी लोग लेंगे। ठीक है, 1 मोल की बात करेंगे तो n की वैल्यू इस बार पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बस कुछ भी नहीं, आंसर आ गया तुम्हारा, an स्क्वायर माइनस बाहर ले लिया 1/v2 -1/v1, ठीक है, प्लस mcv t2 t1। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, डेल ई का फॉर्मूला फॉर रियल गैस बोल लो या वंडरबल गैस बोल लो। समझ रहे हो, मतलब कि ये बहुत ही कम यूज होगा, लेकिन तुम्हें आना चाहिए कैसे नहीं, किसी को दिक्कत तो नहीं, ये ना सोचना कि आप कैसे करेंगे, समझ आ रहा है ना ये, वो तो तुम खुद डिराइव भी कर सकते हो उस टाइम। तुम्हें जो याद रखना है वो फॉर्मूला वो ये है, मेरा बोल रहा हूँ 99.9% तुम्हारा ये फॉर्मूला यूज होगा। बोलो समझ गए, बोलो समझ गए। ठीक है, अब मुझे एक बात बता दो, ठीक है, अब मुझे एक बात बता दो, अगर मुझे, ध्यान से सुनो, अगर मुझे डेल यू को 0 करना है, डेल यू को 0 करना है, समझ रहे हो, अगर मुझे डेल यू को 0 करना है तो तुम कैसे कर सकते हो, तुम मुझे बताना एक बार, डेल यू को, पूरे डेल यू को 0 करना है किसी भी सिस्टम के लिए, तो कैसे करोगे, डेल यू का एक फॉर्मूला था, वो क्या था, मेरा फॉर्मूला लिख देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ, कोई नहीं। ठीक है, मेरा जो डेल यू का फॉर्मूला था मैं सारा रख कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा जो डेल यू का फॉर्मूला था उस पर गौर करना, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, अगर मुझे डेल यू को 0 करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। देखो, मेरा जो du था, du बोलो डी बोल लो, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, एक ही बात है। ठीक है, ठीक है, यही फॉर्मूला था, बोलो डी का नॉर्मल जो जनरल फॉर्मूला था वो यही था। अब मुझे बताओ, अगर मुझे डी को 0 करना है तो मुझे क्या करना है। ठीक है, एक ऑप्शन तो है, क्या ऑप्शन है कि मैं आइडियल गैस ले लूं। अगर मैं आइडियल गैस ले लूंगा तो मेरी ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। बोलो, देखो, आइडियल गैस से ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, और साथ में अगर मुझे इस टर्म को 0 करना है, ठीक है, इसको तो मैं 0 नहीं कर सकता, मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं इसको तो 0 कर सकता हूँ। बोलो हाँ या ना, कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको 0 करूंगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इसको 0 करूंगा तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, अगर मैं dt को 0 कर रहा हूँ
डीटी मेरा क्या, कौन सी प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल। पता है आइसोथर्मल क्या होता है, जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, सबको पता है ये बात, सबको पता ना आइसोथर्मल क्या है। आइसोथर्मल का मतलब होता है जहां पर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, जहां पर मेरा टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है इनडायरेक्टली मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर में कोई चेंज ही नहीं आएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये कांस्टेंट है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये आइसोथर्मल होता है। ठीक है, तो मतलब कि अगर मुझे for DE to be 0, for DE is equal to 0, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 0 करने के लिए आइसोथर्मल ले लूंगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, और साथ में आइसोथर्मल के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, आइडियल गैस ले सकता हूँ। आइडियल गैस लूंगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया तो पूरा 0। ठीक है, तो 0 + 0 0 हो गया, तो ये मेरा 0 हो गया। बोलो इतनी बात समझ रहे हो, ये समझिए कैसे हुआ। अगर ये मुझे 0 करना है तो मुझे इन टर्म्स को 0 करना पड़ेगा, तो मैं एक आइसोथर्मल ले लूंगा, साथ में आइडियल गैस ले लूंगा। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, डेल 0। इतनी बात समझ रहे हो, समझ गए, बोलो हाँ या ना, समझ गए इतनी बात, जल्दी बोलो। ठीक है, तो सिंपल मैथ्स है और कुछ नहीं है। एक और तरीका भी है, कोई बता सकता है एक और तरीका। इसको तो मैं 0 नहीं कर सकता, ये तो मेरी औकात के बाहर है कि मैं इसको 0 करूं, ये तो मेरा फिक्स रहेगा। अभी मुझे आइसोथर्मल तो लेना ही पड़ेगा, आइसोथर्मल तो लेना ही पड़ेगा इसको 0 करने के लिए। अब इस इधर मैं इसको छोड़ के अगर मैं इसको 0 कर दूं, समझ रहे हो, डीवी भी तो 0 कर सकता हूं। तो अगर डीवी 0 करूंगा, तो जब मैं डीवी को 0 करता हूं, उस प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूं, आइसोकोरिक प्रोसेस। समझ रहे हो, बताया हुआ मैंने। आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सी होती है, जिसमें मेरा क्या हो, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, या डीवी क्या है, 0। ठीक है, एक ही बात है, किसी चीज का कांस्टेंट होना मतलब उसमें चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब आइसोथर्मल के साथ अगर मैं आइसोकोरिक भी ले लूं, तो मेरा क्या हो जाएगा, डेल्यू 0। तो मैं दो तरीके से डेल्यू 0 कर सकता हूं किसी भी सिस्टम के लिए। बोलो इतनी बात समझ रहे हो, ठीक है, इतनी बात समझ रहे हो। ठीक है, अब जो तुम्हारे एनसीईआरटी का सबसे फेमस चीज है, वो रिलेशन मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो भी तक हमने सारे किए ना, जो तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, उसको समराइज कर लो। ठीक है, क्योंकि सारा जो मैंने बताया है ये तुम्हें याद तो नहीं, समझ आना चाहिए था, जो याद होना चाहिए वो बात सुन लो। ठीक है, एक तो मेरा जो सीवी होगा वो किसके इक्वल होगा, del u by del t एट कांस्टेंट वेग, ये वाली बात समझ गए। ठीक है, ये तो मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला, ऊपर भी लिखा हुआ। ठीक है, दूसरा क्या है मेरा, जो भी मेरा del u होगा, del u एन सीवी डेल्टा टी के इक्वल होगा, किसके लिए, फॉर आइडियल गैस। जो मस्ट है, वो जो याद रहना ही चाहिए, वो बातें लिख रहा हूं। ठीक है, और तीसरी चीज क्या है, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस जो मेरी इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम पर करती नहीं थी, प्रेशर वगैरह पर करती नहीं, वो मैं तुम्हें बताया नहीं। ठीक है, देखना बेटा, 0 करना नहीं है। अगर वो तुमसे पूछ ले हम कैसे 0 कर सकते हैं, तो वो तरीका मैंने बताया है। ये मैंने थोड़ी बोला 0 करना है। अगर वो बोले कि अगर मुझे चेंज 0 करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो वो मैंने 2 तरीके बताए। तो ये वाली चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये वाली बातें कोई नहीं भूलेगा। ठीक है, और एक और चीज, एक और चीज भी है, del u by del v at constant t 0 होता है फॉर आइडियल गैस, ये भी ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, और ये होता है an² by v² फॉर रियल गैस। ठीक है, जो भी तक हमने सारा पढ़ा है उसका ये पूरा एक्सट्रैक्ट है, उसको नोट कर लो। ये वाली चीजें तो हमें सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए, बोलो बोलो, समझ गए। ये वाली बातें किसी की भी भूलनी नहीं है, किसी ने भी। ठीक है, नोट कर लिया तो बता दो, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर नोट कर लो तो बता दें। क्या बोल रहे हो सर बेटा, इसके नीचे मैंने क्या लिखा, आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी बस फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। ठीक है, मतलब कि इंटरनल एनर्जी बस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे भी नहीं कर रहा, किसी पे भी नहीं कर रहा। आइडियल गैस के लिए जनरली तो वो दोनों पे डिपेंड करता है, टी और वी के लिए। आइडियल गैस में आगे ये हो जाता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। अब हम एक बार ना देख लेते हैं सॉलिड्स और लिक्विड के केस में क्या होता है। ठीक है, हेडिंग डालो, फॉर इंटरनल एनर्जी फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड, इंटरनल एनर्जी फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड, कैलकुलेशन यहाँ लिख लो। ठीक है, ये तो अभी मैंने गैसेस के लिए बात की थी ना, अब हम बात करते हैं सॉलिड्स और लिक्विड्स की। बेटा दोबारा बोल रहा हूँ, वंडरबॉल वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर पेपर में कभी आ जाए तो तुम्हें इतना होना चाहिए कि मैं सोल्व खुद कर सकता हूँ उस टाइम।
अगर मुझे मुझे फॉर्मूला याद भी नहीं है तो, ठीक है। तो इसलिए मैं तुम्हें याद करने को नहीं कह रहा, लेकिन पता होना चाहिए कैसे किया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगली हेडिंग है फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ठीक है, अब ध्यान देना, चाहे गैसेज हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, फॉर्मूला तो यही रहेगा, ठीक है। कुछ फर्क नहीं है, बस फर्क बताता हूँ क्या आएगा, फॉर्मूला यही रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमारी इंटरनल एनर्जी तो इसी पे डिपेंड करेगी, कोई भी आ जाए, सॉलिड है चाहे लिक्विड है चाहे गैस है, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना, सॉलिड्स और लिक्विड्स में तुम्हें अच्छे से पता है कि कंप्रेसिबल नहीं होते, इतना आइडिया है ना। अगर मैं सॉलिड है, मैं इसको दबाता रहूं, क्या तुम्हें लगता है इसकी वॉल्यूम में कोई फर्क आएगा? क्या मैं अगर इसको दबाने लग जाऊं, क्या तुम्हें लगता है कि ये दबेगा? ये बोर्ड, ऑब्वियस सी बात है, नहीं दबेगा। तो होता क्या है सॉलिड्स और लिक्विड के लिए, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, जो मेरा डीवी होता है ना वो 0 होता है, मतलब कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है हमेशा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अब तुम मुझे खुद ही बता दो, अगर ये कांस्टेंट हो जाए, डीवी 0 हो जाए, तो ये मेरी वैल्यू 0 होगी या नहीं होगी? हाँ या ना? होगी। अगर ये 0 हो गई तो मेरा डेली का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सीवी लिख सकता हूँ इसको तो, ठीक है। इसको मैं सीवी लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना? सीवी इंटू डी, बोलो समझ रहे हो? ठीक है। अगर अब मेरा वापस से वही फॉर्मूला बन गया, ठीक है, इसके दो पार्ट बनेंगे वही वाले, ठीक है। एक मेरा फॉर्मूला आ जाएगा डेल ई इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, जैसे पीछे किया था, दोबारा नहीं कर रहा। और दूसरा क्या बनेगा? डेल ई इज इक्वल टू एन इंटीग्रल ऑफ सी वी डेल्टा टी फ्रॉम टी1 टू टी2, ठीक है। मतलब ये वो डिपेंड करेगा वो क्या वैल्यू दे रहा है। ध्यान रखना, सॉलिड्स और लिक्विड के लिए ज्यादा चांसेस है कि वो इस पर क्वेश्चन आएगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड की जो ये सीवी होती है ना, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है तो वो इंटीग्रेशन के अंदर आएगी, ठीक है, समझ रहे हो? तो वैसे सॉलिड लिक्विड पे क्वेश्चन आता भी नहीं है, वो गैस पे ही आता है, लेकिन बता रहा हूँ कि इन दोनों में सॉलिड लिक्विड पे ज्यादा ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। बताना भी फर्ज है मेरा कि क्या इंपॉर्टेंट है कौन से पार्ट में, ठीक है। समझ रहे हो? बोलो समझ गए? बोलो तब समझ गए तब? बोलो हाँ या ना? नोट कर लो जो नोट कर रहे हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग खेला बताने वाला हूं। पिछली क्लास में मैंने तुम्हें वो बताया था, प्रूफ हो जाएगा। तुम मुझे बता दो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, मतलब उसका सिंबल क्या होता है मोलर हीट कैपेसिटी? मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बताना क्या होता है? क्या होता है? सीएम होता है, सबको पता है। मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सीएम मतलब सिंबल, फॉर्मूला नहीं सिंबल, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मेरी जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है? सीएम के इक्वल, बोलो हाँ या ना? तो उसके रिगार्डिंग अगर मैं बोलूं हीट एक्सचेंज कितना होता है, मैंने करवा रखा है हीट एक्सचेंज, क्या मतलब बताओ क्या होता है? एनसीएम डेल्टा टी, याद करो अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है। मैंने सीएम की वहां पर लिखवाया था, सीएम क्या होता है? क्यू बाय डेल्टा टी तो होता है, तो क्यू क्या हो जाएगा? सीएम इंटू डेल्टा टी। पीछे लिखवाया था जब मैंने मोलर हीट कैपेसिटी करवाई थी। बोलो इतनी बात समझ रहे हो? बोलो। अब मुझे बता दो, अब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? सिंबल क्या होता है फटाफट बता दो। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का सिंबल क्या होता है? सीवी, ठीक है। तो हीट एक्सचेंज किसके इक्वल होगी? हीट एक्सचेंज किसके इक्वल आएगी? एनसीवी डेल्टा टी, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। यही आई थी, याद करो, तुमने पीछे नोट्स में देखा होगा यही आती थी। अब मुझे एक बात बता दो, अभी हमने क्या देखा? एनसीवी डेल्टा टी और किसका फॉर्मूला आया था? एनसीवी डेल्टा टी और किसका फॉर्मूला आया था? जल्दी बोल दो, किसका फॉर्मूला आया? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब क्या हो गया? ये मेरे किसके इक्वल है? डेल्टा यू के। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम क्यूवी से डिफाइन करते हैं, मतलब डिनोट करते हैं, वो किसके इक्वल होता है? डेल्टा यू के। बोलो समझे नहीं समझे? समझिए, मतलब देखो पहले हमने ये फॉर्मूला 2 क्लास पहले करवाया था, पिछली क्लास में ये, ठीक है, मतलब लास्ट लेक्चर में।
और अब हमने डेल्टा यू का भी ये निकाल लिया, तो मैं क्या कंक्लूड करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पेज पर जो ये फॉर्मूला है लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मार्क कर लो, इसको स्टार लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। बोलो समझ रहे हो, बोलो समझ गए, ठीक है समझ गए, आगे बढ़े, ठीक है। अब बहुत इंटरेस्टिंग खेल आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग खेला, ठीक है। उस खेल का नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम, उस खेल का नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी समझाता हूँ होती है, बाकी तुम नाम से भी थोड़ा सा देसी भाषा में बताओ क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तुम्हें क्या लगता है क्या हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हारे हिसाब से क्या हो सकता है, हेडिंग डालो डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है बताओ, जो मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ठीक है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या होता है, ठीक है। और एक बात बताओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, इस टाइम पर मैं कौन कौन से मोशन कर सकता हूँ ये बता। इस टाइम पर मैं मान लो मैं गैस का एक कोई एटम या मॉलिक्यूल, मैं कौन कौन से मोशन कर सकता हूँ, एक तो ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता हूँ, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन बताओ हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, ट्रांसलेशनल मोशन समझ रहे हो। एक क्या कर सकता हूँ, रोटेशनल मोशन, समझ रहे हो, एक मेरा क्या हो गया ट्रांसलेशनल और एक क्या हो गया रोटेशनल, ठीक है। और क्या हो सकता है तीसरा, मैं वाइब्रेट कर सकता हूँ अपनी जगह पे, ठीक है, वाइब्रेट कर सकता हूँ। तो मैं कितने मोशन कर पा रहा हूँ, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, बोलो हाँ या ना, बोलो बताओ, 3 तरह के मोशन कर सकता हूँ मैं, बोलो। अब जितने तरीके के मैं मोशन कर सकता हूँ ना, जितने तरह के मोशन कर सकता हूँ, उतने ही मोशंस के थ्रू मैं एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं वाइब्रेट कर रहा हूँ तो उससे भी मैं एनर्जी को क्या ट्रांसफर कर रहा हूँ, सराउंडिंग में लूज कर रहा हूँ ना, तो सराउंडिंग एक्सेप्ट कर रही है। जब मैं चल रहा हूँ तो भी मैं एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा हूँ, जब मैं रोटेट कर रहा हूँ तो भी मैं एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी सराउंडिंग मेरा एनर्जी तो ले रही है और क्या कर रही है, एनर्जी खत्म तो हो नहीं सकती, हमेशा कंजर्व रहेगी। तो मतलब क्या हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, number of independent ways through which a system can exchange energy। लिख लो इसको फटाफट, फटाफट लिख लो, number of independent ways in which system can exchange energy। ठीक है, हम जनरली इसको स्मॉल एफ से दिखा देते हैं, ठीक है, इसका सिंबल स्मॉल एफ होता है, ठीक है। सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी, बोलो समझ रहे हो, बोलो समझ गए ना। इंडिपेंडेंट वेज होने चाहिए, ध्यान से सुनना। तो मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितने तरीके की बता सकता हूँ, सबसे पहली ट्रांसलेशनल, दूसरी रोटेशनल, तीसरी वाइब्रेशनल, ठीक है। ये मेरे 3 तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। अब एक बात बताओ, तुम मुझे बताओ ट्रांसलेशनल मोशन मुझे करना है, तो मेरे पास कितने इंडिपेंडेंट वेज है कि मैं ट्रांसलेशन मोशन कर सकूं। ऑब्वियस सी बात है, एक मैं मान लो ये मेरा एक्स एक्सिस है तो मैं इधर की तरफ चल सकता हूँ, ठीक है। मान लो ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है, तो मैं इधर की तरफ चल सकता हूँ। एक मेरा जेड एक्सिस है, मतलब जेड एक्सिस मतलब ये हो गया ना, तो मैं ऊपर की तरफ चल सकता हूँ, ठीक है। इनडायरेक्टली मेरा क्या हो गया, मेरे 3 एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चल सकता हूँ, यहाँ पे चल सकता हूँ, यहाँ चल सकता हूँ। अब किसी के माइंड में आ रहा होगा सर हम तो यहाँ पे भी चल सकते हैं, भाई हम तो शक्तिमान है, हम तो यहाँ भी चल सकते हैं, भाई वो मैं भी चल सकता हूँ, लेकिन तुम खुद सोचो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अरे बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर चल रहा हूँ तो क्या ये एक्स पर डिपेंड करेगा और ये वाई पर भी डिपेंड करेगा, समझ रहे हो ना। मतलब अगर मैं इसके बीच में चलूंगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी आएगा और वाई कोऑर्डिनेट भी आएगा, तो क्या ये इंडिपेंडेंट रहा। इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, वो किसी पर डिपेंड ना करे। जब मैं इधर चल रहा हूँ ना, इधर एक्स एक्सिस पे, तो मैं खाली एक्स पे डिपेंड कर रहा हूँ, वाई और जेड जीरो है मेरे, मतलब कि मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं अपने खुद कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब क्या हो गया, लेकिन जब मैं यहाँ चल रहा हूँ, यहाँ पर मेरा जो है मोशन है वो दोनों पर डिपेंड कर रहा है, मैं एक पर डिपेंड हो सकता हूँ, दोनों पर नहीं हो सकता, इसी वजह से हम इसको नहीं ले सकते। तो मेरे पास टोटल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, जल्दी बोलो कितने हो गए। तो आंसर क्या है, 3। बोलो समझ रहे हो। तो मेरे पास हर बॉडी के पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हमेशा 3 रहेंगे, ठीक है। अब बात आती है रोटेशनल की, तो ध्यान देना रोटेशनल, अगर मेरी लीनियर बॉडी होगी, लीनियर
ठीक है, और एक नॉन लीनियर होती है। तुम समझ रहे हो ना, लीनियर मतलब क्या हो गया, सब एक लाइन में आ जाए, और नॉन लीनियर जो मेरे एक लाइन में ना आ पाए। ठीक है, तो ध्यान रखना। एक बात बताओ, अगर मैं लीनियर हूँ, लीनियर मतलब क्या हो गया, मेरा ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एक तो मैं रोटेट कैसे हो सकता हूँ, मान लो ये मेरा मार्कर पड़ा है। ठीक है, एक मैं रोटेट कर सकता हूँ ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे। ठीक है, और एक मैं कैसे कर सकता हूँ, ऐसे, समझ रहे हो। दो तो ये हो गए, एक तीसरा ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसे, मतलब मैं ऐसे बस अपनी जगह पर ही रोटेट कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो तुम्हारे पास तीन तुम्हें दिख रहे हैं रोटेशन के मोशन, बोलो। एक ये रहा, ठीक है, एक मेरा कैसे है, ऐसे, और एक है मेरा ऐसे, और एक है मेरा अपने एक्सिस के लोग। लेकिन ध्यान रखना, ये वाला जो रोटेशन होता है ना, इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ना, जिसका काउंट, वो बहुत कम होता है। मतलब हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं। मतलब मान के चलो, जब भी मैं अपने एक्सिस पर रोटेट करूंगा ना, तो हम उसको नहीं लेंगे। ठीक है, जब मैं लीनियर होगा, मतलब जब सारे के सारे एटम्स एक लाइन में आ जाएंगे ना, तो मेरा रोटेशन में तुम्हें पता भी नहीं चल रहा कि मैं रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब अगर तुम्हारा मैं मुंह उधर कर दूं तो मैं देखूं, तुम्हें पता नहीं चलेगा मैं रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना, लीनियर के केस में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम दो ही, ध्यान रखना। मतलब कि मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, फिजिक्स का पार्ट है, इसलिए मैं तुम्हें ऊपर ऊपर थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कहां से आई है। ठीक है, वरना मैं सीधा बोल देता दो ले लो या तीन ले लो, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। लेकिन जब नॉन लीनियर होगा, तो एक बात बताओ, जब मैं नॉन लीनियर हूँ, नॉन लीनियर मतलब क्या होगा, तीनों एक प्लेन में नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब मान लो मैं नॉन लीनियर कुछ भी ले लो, ऐसा ले लो, ये मैं नॉन लीनियर ही हुआ ना। ठीक है, मतलब कि एक प्लेन लाइन में नहीं है सारे। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ, क्या कोई भी ऐसा एक्सिस हो सकता है जिसमें तीनों एक लाइन में आ जाए और मैं ऐसे रोटेट कर पाऊं उनको, मतलब कि तीनों एक ही एक्सिस में आ जाए, नहीं आ सकते। ये वाला लूंगा तो ये वाला रह जाएगा, ये वाला लूंगा तो ये वाला रह जाएगा। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मेरे तीनों एक्सिस काम आएंगे, समझ रहे हो। मतलब कि तीनों एक लाइन में तो आ ही नहीं रहे। तो नॉन लीनियर केस में मेरी ट्रांसलेशनल कितनी आ जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, तुम्हें मॉलिक्यूल को पहचानना है वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। ठीक है, जब केमिकल बॉन्डिंग कर लोगे तो तुम बहुत आसानी से पहचान लोगे। जो थोड़े बहुत है वो मैं तुम्हें बता दूंगा, लीनियर होता है नॉन लीनियर। केमिकल बॉन्डिंग के बाद तो तुम खुद ही करोगे, मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है वाइब्रेशनल की। वाइब्रेशनल क्या होता है, देखो, बस इतना ध्यान रखो, अगर मैं कोई भी सिस्टम लीनियर होगा तो दो होंगे, नॉन लीनियर होगा तीन होगा। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि तुम तीन एक्सिस के लोग रोटेट कर सकते हो और किसी भी एक्सिस में सारे के सारे मॉलिक्यूल्स नहीं आ सकते। इसी वजह से इसमें तीन होंगे, इसमें वो एक ही एक्सिस पे आ जाते हैं, इसलिए एक को काउंट नहीं करते। ठीक है, अब देखो, अगर मुझे वाइब्रेशनल पता है क्या है, वाइब्रेशनल एंड में वो होते हैं ना, जो सब बचा वो सब ले जाएंगे, होते हैं ना। मतलब शादी होती है, उसके बाद जो सब बचता है, जो बाकी जो वहां पर सारे काम वाले, मतलब जो हलवाई वगैरह, वो सारा कुछ ले जाते हैं। तो वाइब्रेशनल उस कैटेगरी के। ठीक है, मतलब शादी हुई, सब आए, बाराती, खाना खुना खाया, उसके बाद जो सब बचा वो सब वाइब्रेशनल का हो गया। अब बात आ रही है कि टोटल कितना था। बात ये है टोटल कितना था, कि मैं उसको कितना, तो ध्यान रखना, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा मेरी 3n होती है, 3 into n। ध्यान रखना, तो मैं सीधा शॉर्टकट बता रहा हूँ, तुम्हारा सीधा आंसर आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल, हमेशा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n होगी। अब बात है n क्या होगा, n मेरी होगी एटोमिसिटी। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा एटोमिसिटी क्या होती है। एटोमिसिटी मतलब कि एक मॉलिक्यूल में मेरे कितने एटम हैं, समझ लो। जैसे अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, मान लो H2 है, अब बताओ H2 की एटोमिसिटी क्या होगी, बोलो कितनी होगी, दो होगी। एक मॉलिक्यूल में दो है। अगर मैं हीलियम दे दूं, हीलियम, हीलियम में तो एक ही है, तो एक ही रहेगी। अगर मैं CO2 दे दूं, कितनी होगी, बोलो 3। तो मतलब क्या हो गया, हमें बस यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर देनी है और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, तीन मुझे पता है ट्रांसलेशनल, सबसे पहले ना ये लगा लो कि जब डिग्री ऑफ फ्रीडम बट रही होती है ना, सबसे पहले ट्रांसलेशनल आएगा कटोरा लेके कि भाई मुझे 3 दे दे, बाकी को मिले ना मिले मुझे तो 3 चाहिए, मतलब वो सबसे आगे रहेगा। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे है वो मांगने में। ठीक है, उसके बाद आ जाएगी रोटेशनल की। रोटेशनल से पूछा जाएगा कि भाई तू सीधा इंसान है या टेढ़ा है। अगर तू सीधा है, ठीक है, शरीफ है, तो उसको 2 दे देते हैं। ठीक है, अगर वो सीधा नहीं है, ठीक है, मतलब टेढ़ा इंसान है, तो उसको 3 देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। सीधा है या नहीं वो तुम्हें मैं जब एग्जांपल्स कराऊंगा बता दूंगा, बाकी केमिकल बॉन्डिंग के बाद तुम सीख जाओगे। वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल कौन है, समझ रहे हो, वाइब्रेशनल कौन है, जो एंड में सब बचा, जो सब बचेगा वो सब ले जाएगा। मतलब क्या होगा, पहले टोटल निकाल लो, उसमें से इनको माइनस कर दो, मेरे जितने बचेंगे वाइब्रेशनल के हो जाएंगे। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया वाइब्रेशनल में भी दो केस बन जाएंगे, लीनियर और नॉन लीनियर। क्योंकि देखो लीनियर के केस में टोटल तो 3n हो गए। ठीक है, जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, माइनस कर दो, माइनस कितने हो जाएंगे 3, प्लस कितने हो जाएंगे 2, कितने हो गए 5,
तो मेरे जो बाकी जो जितने भी बचे वो ये मेरे वाइब्रेशनल के होते हैं। बोलो समझ रहे हो? अब नॉन लीनियर पे आ जाओ। टोटल 3n में से 3 ये ले गया, 3 ये ले गया, तो कितने हो गए 6। तो मेरा नॉन लीनियर में ये बन गया। बोलो समझ गए? बोलो इतनी बात समझ गए? बोलो समझ गए? तो अब मैं तुम्हें एग्जांपल करवा देता हूँ ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाए कैसे करना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हीलियम से, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल मैं ले रहा हूँ हीलियम, ठीक है, यहीं पर ले लेता हूँ हीलियम। हीलियम में पहले बता दो n की वैल्यू क्या है। n की वैल्यू बता दो एक बार क्या होगी, कितनी होगी n की वैल्यू 1। अगर n की वैल्यू 1 है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी 3। 3n फॉर्मूला होता है ना, तो 3। अब सबसे पहले कटोरा में मांगने कौन जाएगा ये बता दो, कौन जाता है कटोरा ले, कौन जाता है भाई दे दे भाई दे दे, कौन जाता है ट्रांसलेशनल, ठीक है। तो उसमें से देखो हम बेटा मैं ऐसे शो कर देते हैं, ठीक है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। f मेरा क्या होता है सिंबल, और t क्या दिखा रहा है ट्रांसलेशनल, ठीक है। अभी मैंने बताया था ना f सिंबल है, अगर f के नीचे t लगा दूंगा तो ये शॉर्ट फॉर्म में सीधा हमने लिख दिया ट्रांसलेशनल। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, वाइब्रेशनल रोटेशनल कितनी होगी, कितनी होगी वाइब्रेशनल कितनी होगी 0। टोटल 3 थी ना, 3 में 3 दो तो ये ले गया, बचा ही नहीं कुछ, कहां से जाएगा भाई। जब तुम्हारे सामने वाले पे देने के लिए कुछ नहीं है तो भाई तू कटोरा लेके जाएगा तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। अब अगला एग्जांपल लेते हैं H2 का। H2 में बता दो n की वैल्यू क्या है, H2 में बता दो n की वैल्यू क्या है 2। तो 3n की क्या आएगी जल्दी बताओ, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी 3n, तो 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब ये बता दो टोटल 6 में सबसे पहले कौन जाएगा, कौन जाएगा लेने, सबसे पहले कौन जाएगा ट्रांसलेशनल, कितने ले जाएगा 3। तो मतलब 6 में से 3 मेरी कौन लेगा ट्रांसलेशनल, लेकिन अभी मेरी बच गई 6 थी, 3 बिक गई, 3 ले गया वो, अब मेरी 3 बच गई। अब एक बात बताओ H2 लीनियर है नॉन लीनियर है, H2 लीनियर नॉन लीनियर है बताओ, नॉन लीनियर कौन कौन कह रहा है। अब एक बात बता दो बेटा, लीनियर का मतलब क्या होता है, जो एक लाइन में है। अब एक बात बताओ भाई, डाई एटॉमिक जो होता है ना, डाई एटॉमिक मतलब जिस मॉलिक्यूल में 2 एटम हो, भाई तुम जितना मर्जी जोड़ लगा लो वो नॉन लीनियर हो ही नहीं सकता। तुम बताओ 2 बंदे, एक ना एक पक्का होगा वो लाइन पर हो गए, चाहे मैं मान लो मैं यहाँ बैठा तुम सामने, तो एक ये लाइन हो गई, मैं लीनियर हो गया। चाहे मैं सामने बैठा हूँ कोई बंदा, ये भी लीनियर हो गया। मतलब चाहे मैं ऐसे हूँ, चाहे ऐसे हूँ, चाहे ऐसे हूँ, चाहे ऐसे हूँ, ऐसे हूँ, कैसे भी हूँ, 2 बंदे तो हमेशा लीनियर रहेंगे, समझ रहे हो। लीनियर का मतलब क्या होता है, एक लाइन में 2 बंदों के बीच में एक लाइन तो हमेशा ड्रॉ कर सकते हो। अब तुम तो मैथ्स वाले बच्चे हो, तो एक बंदा यहाँ एक बंदा यहाँ है, तो ये एक लाइन लीनियर एक ही लाइन में है, चाहे एक बंदा यहाँ है एक बंदा यहाँ है, ये भी तो एक ही लाइन हुई, चाहे वो टेढ़ी लाइन है, मुझसे थोड़ी मतलब है, लीनियर बंदा एक ही लाइन पर आ रहे हैं। बोलो समझ रहे हो। तो मुझे बता दो इसमें मेरी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, तो कितनी होगी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितनी होगी 2 होगी, ठीक है। क्योंकि सीधे बंदे हो तो भाई हर कोई उल्लू बना जाते हैं, ठीक है, उसको तो भाई 2 पकड़ा के भगा देंगे भाई, जा हो गया तेरा, ठीक है। उसके बाद एंड में जो बचा, एंड में मेरा वाइब्रेशनल आएगा। टोटल कितनी थी 6 में से 5 माइनस कर दो, कितनी बची 1, ठीक है। तो यहां तक कर दे। ये फॉर्मूला भी यूज करने की जरूरत नहीं है, जब हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं सीधा इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। ये फॉर्मूला ना यूज करने लग जाए, जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं CO2, ठीक है, CO2 के लिए निकालो, फटाफट कर दो CO2। मैं तुम्हें बता देता हूं, ये तुमने अभी केमिकल बॉन्डिंग नहीं किया तो मैं तुम्हें बता देता हूं CO2 लीनियर होता है, ठीक है। CO2 लीनियर होता है, ऐसा दिखता है, देखो दिख रहा है ना सब एक लाइन में। तो मैं तुम्हें आइडिया हिंट दे दिया CO2 लीनियर है। अब मुझे सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दो कितने कितनी होगी, देखो टोटल कितनी होगी, n की वैल्यू क्या है 3, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी 9। 9 में से 3 कौन ले जाएगा ट्रांसलेशनल, रोटेशनल को कितनी मिलेगी, रोटेशनल को सीधा बंदा है, सीधे बंदे को 2, ठीक है, तो 2 किसको मिल जाएगी रोटेशनल को, और बाकी कितनी बची 3 2 5, 5 में 9 में से 5 माइनस कर दो, कितना बचा 4, तो 4 कौन ले जाएगा मेरा वाइब्रेशनल। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब अगला क्वेश्चन है मेरा तुमसे H2 के लिए निकालो, और तुम्हें बता रहा हूं मैं H2 नॉन लीनियर होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर बना देता हूं, देखो H2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तुम सोच रहे हो ऐसा क्यों होता है, वो केमिकल बॉन्डिंग में सीखोगे, ठीक है। तुम इन तीनों को एक लाइन पे ला सकते हो, नहीं ला सकते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है नॉन लीनियर है। इसका मुझे बता दो किसके लिए कर दो, ठीक है, और सिंपल सा ये तो
तीन कितनी मिलेगी, रोटेशनल ट्रांसलेशनल, तीन रोटेशनल, तीन वाइब्रेशनल। समझ गए? अब मैंने पूरा सोल्व नहीं किया, ठीक है। ध्यान रखना SO2 भी इसी की कैटेगरी का है, तो लिख लेना ये भी मेरा इसी की कैटेगरी का, सेम आंसर आएगा, ये भी नॉन लीनियर है, ठीक है। अभी तुम्हें पता नहीं है ना, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं नॉन लीनियर है साथ साथ। एक बार CH4 का कर दो, ठीक है, फिर डी एंड करते हैं। CH4 का कर दो, CH4 तुम कुछ नॉन लीनियर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है। CH4 तुम्हें दिख गया नॉन लीनियर है, एक लाइन पर तो नहीं आ सकते साथ, ऐसा होता है, ऐसा नीचे पिरामिड टाइप और एक ऊपर गोल, हो गया। तो देखो CH4 है मेरा, यहाँ पे कर देता हूँ, दिख रहा है ना, देखो ये CH4 है। टोटल एटम कितने हैं, 5। टोटल कितने हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, 15। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो तुम्हें आ गया, ठीक है। 15 में 3 कौन ले जाएगा, ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल बाकी कितनी बची, 15 में से 6 माइनस कर दो, कितनी बची, 9 क्या हो जाएगा, बोलो समझ गए, बोलो समझ गए, ठीक। हाँ बेटा एक चीज रह गई है, एक चीज का ध्यान, एक चीज बस कर लो, ठीक है, कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हें ये बताया था ना, del u by del v del t एट कांस्टेंट v cv होता है, नोट कर लेना इसको, ठीक है। एक पॉइंट मिस हो गया, ठीक है। ये वाली बात मैंने तुम्हें बताई दी अभी, आपको पता है del u by del t। अब एक बात बताओ, अगर मान लो मेरा ग्राफ है u और t के बीच में, ठीक है, ये दिख नहीं रहा तुम बच्चों को, एक मिनट में ऊपर कर देता हूं इसको, ठीक है, ठीक है। अगर ये मेरा del u by del t, दोबारा कर लेते, ठीक है। अगर मुझे ग्राफ बनाना है u और t के बीच में, ठीक है, अगर मैं इसका कोई ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, इसका मान लो मेरा कोई ग्राफ बना ऐसा, ठीक है, मान लो ऐसा बना, तो तुम एक बात बताओ, जो मुझे इसकी स्लोप मिलेगी, जो इसकी स्लोप होगी इस ग्राफ की, वो मुझे क्या देगी, कोई बता सकता है? इसकी स्लोप u और t ग्राफ की जो स्लोप होगी उससे मुझे क्या मिलेगा, कोई बता सकता है? देखते हैं, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें अच्छे से पता है, जो मेरी स्लोप होती है वो क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। अगर मैं इसका स्लोप निकाल लूं तो इनडायरेक्टली मैं उसकी डेरिवेटिव भी तो निकाल रहा हूं। अगर मैं उसका डेरिवेटिव ही निकाल रहा हूं और मुझे पता है du by dt किसके इक्वल होता है, cv के इक्वल, मतलब क्या मैं लिख सकता हूं, नोट बना के लिख लेना, नोट बना के इस बात को लिख लेना, मुझे द स्लोप ऑफ u वर्सेस t ग्राफ, द स्लोप ऑफ u वर्सेस t ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ cv। समझ रहे हो? ठीक है, मतलब बेटा ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन कभी भी आ सकता है ग्राफ पे, ठीक है, समझ गए? बोलो, ठीक है। तो आज के लिए इतना खत्म करते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक 5 मिनट में तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ दो, और क्लास में मतलब सही रहा, थर्मो सही लग रही है, मजेदार लग रही है, ये बता दो, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, मजेदार टॉपिक है, मजा आ रहा है, ठीक है। पहले 3 लेक्चर में तो बहुत ही मजेदार चीजें चली थी, सारा थ्योरेटिकल था, आज थोड़ा बहुत हमने मैथमेटिकल चीज की है, ठीक है। नोट दोबारा से बोल लो, द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ u वर्सेस t ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ cv, ठीक है, ठीक है, ओके, टाटा।